तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है। इसमें पूछा है कि इनमें से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है टेबेक्टॉमी वेस्केक्टॉमी ए एवं बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऐसा कौन सा उपाय है जिससे जन्म को रोका जा सकता है, जन्म दर का नियंत्रण किया जा सकता है, टेबेक्टॉमी वेस्केक्टॉमी। तो याद रखिएगा ए एवं बी दोनों ही हो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। देखिए है क्या ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी याद रखिएगा। इसमें मादा की फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है, नलिका को काट दिया जाता है। काट दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। इसे क्या किया जाता है, काट कर मोड़ दिया जाता है। और दूसरा था हमारा, देखिए यहाँ दूसरा था वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी याद रखिएगा, वेसेक्टोमी तो वेसेक्टोमी इसमें पुरुषों का वास डिफरेंस जिसे शुक्र वाहिका भी कहा जाता है, शुक्र वाहिका भी कहा जाता है। उसे क्या किया जाता है, उसे काट दिया जाता है, काट कर मोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा वास्कोटॉमी सीधा इसका, अगर इसमें वास्कोटॉमी में याद रखिएगा सीधा समझिएगा, इसमें जो पुरुष का शुक्राशय का नली है उसे क्या कहा जाता है, काट दिया जाता है, जिसे नसबंदी भी बोला जाता है। ट्यूबेक्टोमी में याद रखिए इसमें महिलाओं का जो फैलोपियन नलिका होता है उसे काट कर मोड़ दिया जाता है ऑपरेशन की सहायता से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है। इसमें पूछ रहा है कि क्लाइटोरिस का समजात अंग क्या है, योनि, लिंग, ए एवं बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। क्लाइटोरिस याद रखिएगा फीमेल वेजाइना पार्ट का एक अंग है। तो इसमें योनि वेजाइना, लिंग पेनिस, ए एवं बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए फिगर से समझिए, यहाँ देखिए क्लाइटोरिस भेजाइना, ये भाग है जो भेजाइना का भाग है ये। इसमें देखिए यहाँ पे एक गोलनुमा संरचना रहता है जो कि मानव के पेनिस के समान ही उत्तेजना पैदा करता है। तो ये जो भाग होता है इसी को क्या कहा जाता है, क्लाइटोरिस। ये वाला भाग को बर्थ कैनल भी बोला जाता है, ये वाला भाग को यूरेथ्रा कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें आंसर हो जाएगा योनि नहीं लिंग का। इनमें से क्लाइटोरिस का समजात अंग लिंग हो जाएगा, ये वाला भाग। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मासिक चक्र किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा मासिक चक्र प्रीमेट की मादा में, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा प्रीमेट की मादा जो अपने बच्चे का अच्छे से देखभाल कर पाता है उसी को प्रीमेट की मादा की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच यानी कि स्वरमान का होता है। तो इसमें कह रहा क्वेश्चन कि ये जो ऑप्शन है पुरुष, स्त्री, किन्नर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसका आवाज सुरीला होता है यानी कि पतला आवाज होता है। तो याद रखिएगा इसमें सुरीला आवाज स्त्री का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा ओवरियन फॉलिकल में। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गर्भाशय, फैलोपियन नली, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए गर्भाशय में बच्चा रहता है, फैलोपियन नली में अंडाशय इसी मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है।
लेकिन ओवरियन फॉलिकल में अंडा से अंड का निर्माण होता है। इसका दूसरा नाम ओजेनिसिस भी कहा जाता है। इसका अंडाशय भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन याद रखिएगा एंड्रोजन मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन। एस्ट्रोजन है जो फीमेल हार्मोन। तो इसमें कह रहा है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा? तो शुक्राणु जनन मेल हार्मोन है, स्पर्म मेल में बनता है, तो हो जाएगा आंसर ए एंड्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है? यानी कि पूछ रहा है कि एक्रोसोम, याद रखिए एक्रोसोम शुक्राणु का एक भाग है। तो इसमें कह रहा है कि एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है? तो याद रखिए मानव शुक्राणु का मध्य भाग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। तभी हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बताए थे आप लोग को कि एंड्रोजन है जो मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन है जो फीमेल हार्मोन है। वही क्वेश्चन यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, तो किससे स्रावित होता है? तो अंडाशय में। अगला क्वेश्चन, एक्रोसोम भाग है, तभी बताए थे एक्रोसोम स्पर्म का भाग है, तो स्पर्म का शुक्राणु बोला जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीवा सर्विक्स किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा सर्विक्स गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच सर्विक्स ग्रीवा शुक्राणु में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है सर्विक्स। स्पर्म का ग्रीवा को बोला जाता है नेक बोला जाता है, स्पर्म में ग्रीवा को नेक बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ग्रीवा सर्विक्स बोला गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए दिखाते हैं आपको फिगर की सहायता से। देखिए ये वाला भाग को वेजाइना कहा जाता है, जहां पे शुक्राणु का छोड़ा जाता है, तो उसके बाद शुक्राणु धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसी शुक्राणु को ग्रहण करता है सर्विक्स में। ये वाला भाग को सर्विक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्टोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? तो याद रखिएगा सर्टोली सेल का नियंत्रण FSH के द्वारा होता है, FSH के द्वारा होता है। यह सर्टोली पुरुषों के वृषण में पाया जाता है, पुरुषों के वृषण में पाया जाता है, याद रखिएगा सर्टोली सेल की सहायता से ही शुक्राणु को बनने और बढ़ने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किसका बना होता है? यहाँ पे देखिए ये हो गया शुक्राणु, इसमें कह रहा है शुक्राणु का अक्षीय तंतु, ये जो है पूंछ, ये किसका बना होता है? तो याद रखिएगा ये बना होता है दूरस्थ वार्तुलिका का, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला भाग को गर्दन, इसी को ग्रीवा बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में रहेगा कि स्पर्म ग्रीवा और ब्रैकेट में रहेगा स्पर्म, तो हो जाएगा इसमें दूरस्थ वार्तुलिका। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? तो याद रखिए कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सेमिनल वेसिकल्स के स्रवण द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फॉरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा बलात्कार के केस में, जिससे मान लीजिए कोई फॉरेंसिक जांच है जो पोस्टमार्टम होता है, मान लीजिए कोई लड़के का बलात्कार करके उसको मर्डर करके फेंक दिया, तो उसमें जो फॉरेंसिक जांच होता है उसमें पता कैसे चलता है कि लड़के का बलात्कार हुआ या कुछ और? तो याद रखिएगा उसमें मेल का जो सेमिनल वेसिकल होता है उसमें फ्रुक्टोज की मात्रा पाया जाता है,
जब महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें योनि के पास उसका क्या मिल जाता है, सेमीन। सेमीन मतलब होता है वीर्य, जिसके कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चल जाता है कि इसके साथ बलात्कार हुआ हो। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है। इसमें पूछ रहा है शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा अभिभूत है। तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा हमारा शुक्राणु जनन के लिए FSH। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनाते हैं। तो शुरू में याद रखिए प्राथमिक शुक्राणु 4 शुक्राणु बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होते हैं तथा सिर पर बाल उग आते हैं। तो जब गर्भ में बच्चा रहता है तो उसके शरीर पर जो सर में बाल कैमा महीना में आ जाता है। तो याद रखिएगा 5वां महीना में। 5वां महीना में जो बच्चा होता है गर्भ में मूवमेंट करने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडाशय के नजदीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा अंडाशय के नजदीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग क्या कहलाएगा, इस्थमस, एपिड्यूलम, ग्रीव, एम्पुला। तो याद रखिएगा हो जाएगा इस्थेमस। अगला क्वेश्चन है हमारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, युग्मनज। नर का हो गया स्पर्म और मादा का हो गया ओभम, यानी कि अंडाशय, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु जब मिलता है तो एक भ्रूण का युग्मनज बनता है। युग्मनज से ही युग्मनज बनता है। युग्मनज से ही भ्रूण बनता है और भ्रूण से बच्चा बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडाशय में नहीं होगा, अंडाशय फीमेल पार्ट है, वृषण, टेस्टिस। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण में होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडोत्सर्ग एवं कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो इसमें याद रखिएगा इसमें कारक अंडोत्सर्ग एवं कॉपर्स ल्यूटियम ये दोनों फीमेल पार्ट, फीमेल शरीर का पार्ट है। तो इसमें कह रहा है कि इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो इसमें याद रखिएगा इसमें हो जाएगा LHC, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बार्थोलिन की ग्रंथि होती है। तो बार्थोलिन की ग्रंथि कहाँ, याद रखें बार्थोलिन ग्रंथि मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल और फीमेल दोनों में बार्थोलिन की ग्रंथि पाई जाती है। तो इसमें कह रहा है कि बार्थोलिन की ग्रंथि किसमें होती है, वसा डिफरेंस के किनारे पर नहीं होता है, योनि किनारे पर, पक्षियों की पूंछ पर, उभयचरों के सिर पर। तो याद रखिएगा योनि के किनारों पर दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों पर। जहां पे रोम रहता है उसे को कहा जाता है बार्थोलिन की ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिन पर, इसमें मैक्सिमम 7 से 8 दिन चलता है, मैक्सिमम 7 से 8 दिन और मिनिमम 4 से 5 दिन। तो इसमें कारक मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है क्या कहलाती है। तो इसमें याद रखिएगा इसमें हो जाएगा पुटिकाय प्रावस्था। 7 से 8 दिनों के बाद समाप्त होने के बाद ये फिर से अपना चक्र शुरू कर देती है। पुरुषों से क्या संबंधित है, मुंह से खाई जाने वाली गोलियां, डिम्ब वाहिका छेदन, शुक्र वाहिको छेदन, उपयुक्त में कोई नहीं। तो पुरुषों में याद रखिएगा पुरुषों से संबंधित हो जाएगा शुक्र, शुक्र से शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा युग्मक एक गुणित होती है, युग्मक एक गुणित होती है, एक गुणित।
युग्मक एक गुणित होती है, इसलिए कितना हो जाएगा 23। अगर मान लीजिए युग्मनज कहेगा, युग्मनज, तो युग्मनज होता है द्विगुणित, द्विगुणित, युग्मनज द्विगुणित होता है। तो द्विगुणित अगर रहेगा तो हो जाएगा 46, और सिर्फ युग्मक रहेगा तो हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त आंतरिक अवरोधक है? तो याद रखिएगा, इसमें कॉपर टिप, मध्य छद, डेल्कॉन चादर, लूप। तो कॉपर टिप और लूप जो है, ये जो शुक्राणु का गतिशील कम करता है, शुक्राणु जो गतिशील अवस्था में रहता है, गतिशील अवस्था में रहता है, उसे क्या करता है? गतिशील को कम कर देता है। कम कर देता है, कम कर देता है। लेकिन मध्य छंद, डेल्कॉन चादर, डेल्कॉन चादर को याद रखिएगा कॉन्डम बोला जाता है, और मध्य छंद को, तो मध्य छंद याद रखिएगा एक यांत्रिक अवरोधक है जो कि शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचने नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य छंद। मध्य छंद होता है कि एक यांत्रिक अवरोधक है जो कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर याद रखिएगा बी। अगला क्वेश्चन, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो। इसमें कह रहा हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो, तो इसका हो जाएगा TSH, थायराइड, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, उत्तेजक हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। तो इसमें हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो, TSH, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में गर्भधान की अवधि दिनों में, अवधि दिनों में है, याद रखिएगा 270, 9 माह। निषेचन से बच्चे के जन्म तक जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? गर्भधान, गर्भधान, जो कितना महीना का होता है? 9 महीना, दिन में पूछे तो 270 दिन। अगला क्वेश्चन है, फॉलिकल्स का फटना तथा ओभा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? इसमें कह रहा है कि गर्भाशय, फॉलिकल अंडाशय का फटना तथा अंड का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ओवुलेशन, लोशन, यानी कि अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन है, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? तो याद रखिएगा विकसित शुक्राणु का पोषण किससे मिलता है? तो इसमें याद रखिएगा हो जाएगा सर्टोली सेल। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें याद रखिएगा शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। अगला ये जो गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी अंतर्गर्भावी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला, एक स्वस्थ महिला को पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 400, कहीं कहीं रहेगा आपका 400 से 500, ऑप्शन में भी 400 तो मार रहे हैं 400, अगर मान लीजिए का ऑप्शन में 400 से 500 रहता तो 400 से 500 हो जाएगा। गर्भधान अवधि क्या है? तो गर्भधान अवधि बताए थे अभी कुछ देर पहले, निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का समय क्या कहलाता है? गर्भधान। निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का जो अवधि होता है उसे क्या कहा जाता है? गर्भधान अवधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूछ क्या होता है? जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है, जब निषेचन करता है तो उसका जो शुक्राणु का पूछ होता है वो कहाँ रह जाता है? तो याद रखिएगा अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। अंडाशय में सिर्फ और सिर्फ उसका हेड और गर्दन, दो ही चीज जाता है अंडाणु में, और बाकी उसका जो पूछ रहता है, पूछ क्या हो जाता है? नीचे ही गिर जाता है। अगला क्वेश्चन, एक्रोस्ट्रोम का निर्माण,
एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? तभी बताए थे कि एक्रोसोम किसका भाग है, तो शुक्राणु का भाग है। शुक्राणु का इसमें हो जाएगा क्या, एक्रोसोम। गोल्जी काय, गोल्जी काय अंडाणु का जो होता है अंडाशय, जो अंडा निकलता है अंडाशय से, उसका जो परत होता है उसके गलाने में काम आता है गोल्जी काय एक्रोसोम। अगला क्वेश्चन, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होता है, तो मानव अंडे में क्या निहित होता है? इसमें पूछ रहा अंडाशय, अंडाशय यानी कि फीमेल, अंडाशय फीमेल में बनता है, तो अंडाशय फीमेल में रहता है। पूछ रहा है कि अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित क्या होता है, कौन सा गुणसूत्र? वाई गुणसूत्र, 2x गुणसूत्र, 1x गुणसूत्र, XY गुणसूत्र दोनों। तो याद रखिएगा फीमेल में XX पाया जाता है और मेल में X और Y। तो एक बार में फीमेल एक बार में X छोड़ एक ही रिलीज कर सकती है और मेल भी एक बार में एक ही रिलीज कर सकता है, या तो XX रिलीज करे या फिर XY। आपको पता होगा कि जब XX मिलता है तो बेटी बनती है, बेटी पैदा होती है, और XY मिलेगा तो बेटा पैदा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है अंडाशय निकलने पर मानव अंडे में निहित होती है, तो मादा में तो सिर्फ और सिर्फ X गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिस्टेरेक्टोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापन है। हिस्टेरेक्टोमी में तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापन है, तो इसमें हो जाएगा गर्भाशय का। इसमें होता है कि हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि गर्भाशय को ऑपरेशन की मदद से गर्भाशय का क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसे बच्चेदानी का ऑपरेशन भी बोला जाता है, बच्चेदानी का ऑपरेशन। हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडे का जीवन काल कितना होता है? जब फीमेल का अंडाशय से अंडा बाहर निकल जाता है तो उसका जीवन काल कितना रहता है? तो उसका जीवन काल मात्र 24 घंटा रहता है। अगर इसको 24 घंटा में शुक्राणु मिल जाता है तो शुक्राणु मिलने से क्या कर जाता है, निषेचित हो जाता है। लेकिन अगर अंडे को निकलने के अंडाशय से अंडे को निकलने के बाद अगर 24 घंटा तक उसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसमें पूछ रहा ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानु प्राणियों का अनुकूली विकिरण, तो इसमें याद रखिएगा अभिसारिक क्रम विकास। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो प्राथमिक याद रखिए इसमें सबका सब स्क्रोटम पाया जाता है, जो वृषण के ऊपरी भाग होता है उसको स्क्रोटम कहा जाता है। पेनिस मानव जनन लिंग है जिसे लिंग बोला जाता है। वृषण, वृषण जो स्क्रोटम के अंदर रहता है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। चौथा है प्रोस्टेट, तो इसका याद रखिएगा हो जाएगा वृषण। अगला क्वेश्चन हमारा मानव वीर्य सीमेन का पीएच मान क्या है? यहाँ पे याद रखिएगा सीमेन और वीर्य दोनों, सीमेन और स्पर्म दोनों अलग होता है। सीमेन मतलब होता है वीर्य और स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु। यहाँ कह रहा है कि मानव वीर्य सीमेन का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 7.3 से 7.5। अगर पूछ लेगा सीमेन अम्ल है या क्षार, तो याद रखिएगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिका पाई जाती है। सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? तभी बताए थे सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? वृषण में। सर्टोली कोशिका वृषण में पाई जाती है, तो वृषण में निर्माण होता है शुक्राणु का। यहाँ पे शुक्राणु है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है? मनुष्य में शुक्राणु एवं संग्रहण का पोषण एपिडिडाइमिस में होता है। एक पतली झिल्ली की तरह रहती है, इस तरह से इसी में शुक्राणु का पोषण होता है। जब शुक्राणु मतलब बन जाता है, शुक्राशय में जब शुक्राणु बनता है उसके बाद एपिडाइमिस में चला जाता है। एपिडाइमिस में जाके वो रुका रहता है। जब वो संबंध बनाता है किसी के साथ तो शुक्राणु बाहर एपिडाइमिस से बाहर आ जाता है।
अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। इसमें पूछ रहा है कि मासिक धर्म जब आरंभ होता है तो उसमें जो हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका क्रम क्या है। तो याद रखिएगा, पहला एफएसएच, फिर एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, योनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो हाइमन, जो कि प्रथम बार मैथुन करने के समय टूट जाती, या फिर कोई भारी सामान उठाने से, या साइकिल चलाने, या फिर कोई एक्सरसाइज करने से भी ये हाइमन टूट सकता है। अगला, प्रत्येक मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्ग होता है। पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि जब महिला का मासिक चक्र यानी कि जब पीरियड आता है तो उसमें एक बार में कितना अंडा का त्याग करती है, मतलब अंडोत्सर्ग कितना होता है, तो एक बार में एक अंडाणु का निर्माण होता है। याद रखिए, एक बार में एक अंडाणु। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडकोश में होती है, जिसे वृषण कोश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मादा निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है। तो याद रखिएगा, इसमें कह रहा है कि मादा औरत के निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय, इसमें याद रखिएगा निषेचन के 7 दिन बाद, जब इस एग को मतलब अंड को स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म मिलता है तो 7 दिनों के बाद वो कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में। गर्भाशय में जाके वो भ्रूण का आकार ले लेता है, जिससे 9 माह के बाद एक बच्चा पैदा होता है। इसमें कह रहा है इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रबंध क्या कहलाता है। ये जो भाग है, ये वाला भाग अंगुली के जैसा जो भाग है, यह क्या कहलाता है, फिम्ब्री, फिम्ब्री, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है। तो याद रखिएगा, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। प्लेसेंटा, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें देखेंगे आप लोग कि एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है, मां के गर्भ से उसके नाभि में एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है। तो वो पाइप के सहायता से ही जो बच्चा गर्भ में जब रहता है तो मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी। आज भर के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में।